पहला चैप्टर चल रहा था गणित में अपना संबंध और फलन, जिसमें हमने पहले पढ़े थे संबंधों के प्रकार, उसके बाद फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार विशेष जो मेन थे वो दो तरह के थे, एक तो एकेकी और एक आच्छादक। जो एकेकी नहीं होगा, एक आच्छादक नहीं होता, वो भी दो कंडीशन होती है। तो आपको देखना किसी भी फलन में एकेकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, या फिर दोनों ही है, दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 11वां क्वेश्चन दिया हुआ एफ आर से आर में। एफ एक्स बराबर है एक्स की घात 4। एक एक ही नहीं होगा, सीधी बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात 4 है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग और धनात्मक का, अगर डिजिट सेम है, एक ऋणात्मक है और धनात्मक है, तो दोनों का जो घात 4 करोगे क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप कोई भी दो संख्या ले लो, आप एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो आप 1 और -1 ले सकते हैं, सबसे आसान होगा। x1 बराबर -1, x2 बराबर 1, x1 और x2 दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो वास्तविक ही है। अब आपको मानना है f(x1) बराबर f(x2), या फिर x1 बराबर x1 और x2 ये ले लिया, f(x1) और f(x2) के मान निकालेंगे। f(x1) का मतलब होगा x1 की घात 4, 1 आ जाएगा। f(x2) का मतलब x2 की घात 4, x2 है 1। यहाँ देखो x1 बराबर नहीं था x2 के, परंतु फिर भी f(x1) बराबर f(x2) हो गया। मतलब दोनों एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों की इमेज क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। इस तरह का फलन, ये -1 और ये 1, इसमें f की इमेज, इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज एक एक ही है क्या? नहीं है। -2 होगा, 2 होगा, इसका भी होगा 4 और इसका भी होगा 4। -1/2 होगा तो, और 1/2, तो -1/2 का भी 1/4 और 1/2 का भी 1/4। मतलब दो दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। अलग अलग अवयव होने पर उनके प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है, इसलिए फलन एक एक ही नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग अवयवों के प्रांत के अलग अलग अवयवों के सप्रांत में प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है। ये तो अलग अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है। अलग क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर है, तो अलग कैसे हुए? तो ये एक एक ही नहीं होगा। तो आप लिख दोगे अतः एफ एक एक ही नहीं है। इसके बाद आचार्य की बात करते हैं। y बराबर आ रहा है x की घात 4। y क्या होता है? परिसर होता है। अब यहाँ घात आ रही है 4, आपको पता है आप किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? या तो 0 या फिर धनात्मक। वर्ग करने पे ऋणात्मक कभी नहीं होगा। और घात 4, और ये मतलब वर्ग के बाद में और वर्ग कर रहे हो, तो वर्ग करने पे ही धनात्मक हो जाता, तो और वापस वर्ग करोगे तो क्या होगा? या तो 0 रहेगा या फिर क्या रहेगा? धनात्मक ही रहेगा। ऋणात्मक तो होने का ही सवाल नहीं है। इसका मतलब परिसर आप सीधा ही निकाल सकते हैं यहाँ से। ये जो y का मान आप सीधा निकाल सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, तो फिर सीधा यहीं से अनुमान लगा लो। परिसर क्या आएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 या 0 से बड़ी और सारी वास्तविक संख्याएं जो 0 शून्य है या फिर शून्य से बड़ी है,
या फिर इसको लिख सकते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। ये बराबर होगा क्या आर के? नहीं होगा। इस परिसर को ऐसे भी लिख सकते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव संख्याओं को छोड़कर सारी संख्या उनका समुच्चय बनाओगे तो क्या आएगा? यही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 दो समुच्चयों का यूनियन। इसमें क्या आएगी? सारी पॉजिटिव आएगी और एक ये 0, तो ये ऐड होके ये बन जाएगी। ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, तीन तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब भी क्या है? ऋणात्मक को छोड़ के, तो ऋणात्मक को छोड़ दो, 0 हो सकता है या 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है। जबकि आर क्या है? अपना सप्रांत क्या है? आर है। आर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर, इसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो ऋणात्मक सारी संख्या इसमें है ही नहीं, मतलब परिसर और सप्रांत बराबर नहीं है, तो आच्छादक नहीं होगा। किसी भी तरह से लिखो, ये आर के बराबर नहीं है, तो ये लिखो या नहीं लिखो आपकी जानकारी के लिए है कि आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अतएव क्या नहीं है? आच्छादक भी नहीं है। एक एक ही नहीं था, आच्छादक नहीं है, मतलब न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। तो एक एक ही आच्छादक का एक सवाल आएगा जरूर, आपको इसी तरह से देखना है। तरीका सबका सेम, ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो अपने को सोच के करना। सीधा y का मान निकलता है तो y निकाल दो, नहीं तो y का नहीं पता मान चले तो क्या करेंगे? फिर x निकालेंगे, वो x वापस प्रांत में आना चाहिए। 12वां क्वेश्चन एफ आर टू आर में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x। हमें देखना है ये एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले एक एक ही की जांच करेंगे। इसमें तो कोई घात वाली बात है नहीं, तो सीधा ही आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लो। x1 और x2 क्या है? प्रांत के एलिमेंट है दो। एफ एक्स1 का मान लिखेंगे 3x1, यहाँ आ जाएगा x2। कैसा है? एक एक ही है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने पर x1 बराबर x2 आ गया। मतलब ये दोनों सेम एलिमेंट है, सेम इमेज है, एक ही इमेज आ रही है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट भी क्या है? सेम ही आ रही। अब आपको देखना अच्छा, आपको मानना एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स का मान 3x, x बराबर वाई बटा 3। वाई का मान वास्तविक संख्या रखो, आप कोई भी वास्तविक संख्या रखो, वापस क्या आना चाहिए? एक्स भी वास्तविक संख्या प्रांत में आना चाहिए। तो आप देखो एक्स प्रांत में आएगा, आप चाहे वाई का मान कोई भी मान रख के देख लेना। वाई का मान ऐसा रख सकते हो कि ये वास्तविक नहीं हो। कोई भी वास्तविक संख्या रखो, 3 का भाग देने पे क्या आएगी? वास्तविक की तो आएगी। वर्गमूल जैसी कोई बात नहीं है इसमें। अगर वर्गमूल होता तो हम कह सकते थे कि अंदर वाली संख्या हमेशा या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वर्गमूल नहीं है।
तो ये x का जो मान आएगा ये क्या होगा, किसका एलिमेंट होगा, प्रांत का अवयव होगा। किसके लिए, y का मान आप चाहे कोई भी वास्तविक संख्या रखो, x का मान क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। और जब इस तरह से आता है इसका मतलब सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। ये लिख सकते हो या फिर इसी से हो जाएगा सिद्ध। सप्रांत के प्रत्येक क्यों लिखा हमने ऐसा, y का मान हमने किस में से रखा, इस आर में से, सप्रांत में से कोई भी मान रखोगे तो जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। और रियल नंबर किस में आएगा, प्रांत में। इसका मतलब सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, या फिर प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, और जब छूटेगा नहीं इसका मतलब ये क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। इसलिए f क्या है, आच्छादक है। तो एक एक ही भी होगा ये, और आच्छादक भी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है देख लेना। तो इसमें से कोई बात ही नहीं, 3 से गुणा किया हुआ था, f(x1) बराबर f(x2) मानोगे, 3 3 कैंसिल होगा, x1 बराबर x2 आएगा। उधर fx का मान y है, y का मान 3x होगा, तो x का मान निकालोगे y/3 आएगा। और y का मान आप चाहे कोई भी रियल नंबर रख लेना, x रियल ही आएगा, और हमें रियल ही चाहिए, मतलब आच्छादक होगा। अब देखो दो फलनों का संयुक्त फलन, अगली परिभाषा है। संयुक्त फलन क्या होता है, मान लीजिए ये समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी। एक फलन परिभाषित हो रहा है ए से बी में, जिसका नाम क्या है, एफ। उसके बाद एक फलन जो बी से वापस सी में परिभाषित हो रहा है, यहाँ समुच्चय आ जाएगा सी। इस फलन का नाम है जी। एफ ए से बी में परिभाषित है, और जी बी से सी में परिभाषित होगा, तभी संयुक्त फलन होगा। फलन संयुक्त कब होगा, एफ ओ जी परिभाषित कब होगा, जब इसका सप्रांत और इसका प्रांत क्या हो, सेम हो। यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है, वापस ये बी से ही परिभाषित होगा। अगर यहाँ पर सेम समुच्चय नहीं है तो फिर जी ओ एफ परिभाषित नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ये संयुक्त फलन बनेगा एफ ओ जी। ये कहां से कहां तक परिभाषित होगा, इन दोनों को हटा दोगे तो ए से सीधा सी में, तो ये जो फलन होगा इसका नाम होगा एफ ओ जी। ए से डायरेक्ट सी में परिभाषित, ये क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। इसका मान कैसे निकालोगे, एफ ओ जी ए से सी में होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट इसमें क्या है, एक्स है, तो इस एक्स की इमेज इसमें क्या होगी, एफ एक्स ही तो होगी। और ये फलन जी है, तो इसकी इमेज इसमें जो आएगी वो आएगा जी।
और जी के बाद में इसमें जो भी लिखा हुआ वो सेम आएगा, तो वहां पे क्या आएगा, एफ एक्स। तो ये जी ओ एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। क्योंकि पहला एलिमेंट एक्स आ रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ए से सी में आ रहा, तो ये एलिमेंट क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स किसके साथ आएगा, एफ एक्स के साथ। तो ये ए से सी में, तो पहले यहाँ पे आगे किसको रखना पड़ेगा, एफ को रखना पड़ेगा। जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मान निकालेंगे। यहाँ कोई भी एलिमेंट रखोगे एक्स, तो इसका मान होगा जी, और यहाँ पे क्या रखना है, एफ एक्स। ये दो फलन, ये है संयुक्त फलन। अगर आप उल्टा परिभाषित करोगे एफ ओ जी, तो ये एफ ओ जी, ये आप कहाँ से, ये समझे सी है, ये सी से बी में, और ये बी से ए में आ रहा, तो वो होगा सी से ए में। और एफ ओ जी का मान जो होगा, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा रखना पड़ेगा, उधर से शुरू हो रहा वाई, क्योंकि जी के आगे वाई आएगा। या फिर और भी कोई एलिमेंट रख के देख सकते हो, क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। तो एफ ओ जी ए से सी में परिभाषित होगा, जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा, तो एफ ओ जी जो परिभाषित होगा वो कहाँ होगा, सी से ए में, उल्टा होगा। तो आपको ये समझना जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एक संयुक्त फलन होता है दो फलनों का, बस यही ध्यान रखना। अलग अलग फलनों के संयुक्त फलनों के मान निकालने आपको। इसके बाद में अगला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन किसको कहते हैं, ऐसे फलन जिनका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सके वो व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं, इनवर्सिबल फंक्शन। तो व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होंगे, यदि एफ ए से बी में एक एक ही हो तथा आच्छादक हो, तो इसका व्युत्क्रम होगा, क्या होगा, एफ इनवर्स। वो होगा वापस बी से ए में परिभाषित है। और जिसका व्युत्क्रम परिभाषित होता है वो कौन सा फलन कहलाता है, व्युत्क्रमणीय। तो यदि एफ ए से बी में एक एक ही भी है, आच्छादक है, तो वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। उसके इनवर्स प्रतिलोम, इसको प्रतिलोमी फलन भी कहते हैं, व्युत्क्रमणीय। आपकी किताब में जो नाम लिखा हुआ वो व्युत्क्रमणीय है खाली। अगर ये लिखा हुआ आ जाता प्रतिलोम ज्ञात करो, तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम ज्ञात करो, एक ही बात है। तो वो प्रतिलोम ये भी याद रखना, इनवर्स। इनवर्स को कहते हैं प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। ये दो तरह के फलन है। अगर आपको पूछेंगे कोई भी फलन सिद्ध कीजिए कि वो व्युत्क्रमणीय है, तो आप एक एक ही और आच्छादक सिद्ध कर दो, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। एक एक आच्छादक पिछले चैप्टर में भी सिद्ध किए थे, इसमें भी करने सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है।
और एक उनका संयुक्त फलन ज्ञात करो। तो संयुक्त फलन इस तरह से ज्ञात किया जाता है, एफ ए से बी में है और जी बी से सी में है, तो ये जो परिभाषित फलन होगा वो जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा। ये ध्यान रखना, जी ओ एफ परिभाषित कब होगा, जब एफ का परिसर और जी का, एफ का सप्रांत और जी का प्रांत बराबर हो तो वो जी ओ एफ परिभाषित होगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक एक ही आच्छादक है, इसलिए इसमें सप्रांत और परिसर बराबर होंगे, सेम होंगे इनमें। इसका प्रांत ये है, सप्रांत ये होगा और परिसर भी क्या होगा, यही होगा। और वापस एफ इनवर्स में ये प्रांत होगा और ये क्या होगा, परिसर होगा, क्योंकि सप्रांत और परिसर एक ही होता है। फलन एक एक की भी है, आच्छादक भी है, और जो एक एक आच्छादक होता है उसका सप्रांत और परिसर एक होता है, क्योंकि आच्छादक फलन में सप्रांत बराबर परिसर होता है। 1.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। दो फलन दिया हुआ आपको, पहला एफ दिया हुआ है 1 3 4 से 1 2 5। ए से बी में दिया हुआ है, जी दिया हुआ है वापस बी से सी में होगा। अगला समुच्चय 1,3। आपको देखना है इसमें जी ओ एफ ज्ञात करना है, जी ओ एफ ज्ञात करना है, और आपको इसमें फलन दिया हुआ एफ का मान कितना दिया हुआ, 1 2 3 5 4 1। एफ का मान दिया हुआ तो आप पहले एफ को निकाल लेते हैं। F1, एक्स का मान कितना है 1, तो y का मान कितना आएगा 2, तो x का मान 1, ये F1 का मान क्या आएगा 2 आएगा। F1 का मान निकालेंगे, F3 का मान निकालो, कितना आ रहा है 5, दिख रहा है ना साथ में इसको F, और F ये रहा 4, कितना आ रहा है, फिर आपको दिया हुआ G 1 2 1 2। अब देखेंगे जी में कितने एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, एक G1 का मान निकलेगा, एक G2 का मान निकलेगा, एक G5 का मान निकलेगा। G1 का मान 1 के साथ आ रहा है 3, 2 के साथ आ रहा है 3, और 5 के साथ आ रहा है 1। अब आपको ज्ञात करना GOF। GOF का जो प्रांत होगा, F के आगे कौन सा एलिमेंट आएगा, F आ रहा ना, तो फलन ये आएगा, इसका जो प्रांत होगा वही होगा। इसका प्रांत क्या है 1 3 और 4, तो F के साथ में एक बार रखेंगे 1, GOF 3, GOF 4। GOF कहाँ परिभाषित होगा, ए से सी में, क्योंकि ये हो रहा देखो ए से बी में, ये जो समुच्चय है ये है ए और ये है बी, ये वापस हो रहा बी से
सी में, तो जी ओ एफ कहाँ से होगा? ए से सी में ही होगा। ए से सी में होगा तो जी ओ एफ में एक एक ही एलिमेंट लिखे जाएंगे हमेशा, सी के एलिमेंट आ जाएंगे, बीच में बी कहीं नहीं आएगी। जी ऑफ वन का मान जी, और यहाँ लिखेंगे एफ वन। एफ वन का मान हमने अभी निकाला था 2, ये 2 रखते ही आ गया जी टू, और जी टू का मान कितना है? 3। तो ये अपने आप आ गया। जी ओ एफ वन का मान आया 3, तो जी ओ एफ निकालना हमें, 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 है। एक्स का मान 1 रखेंगे, जी ओ एफ एक्स का मान 3 आएगा। अब एक्स का मान आप रखोगे, 1 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है? 3 रखो। F3, F3 का मान 5, 5 रखते ही क्या बन गया? G5, और G5 का मान 1। तो हमने शुरुआत में रखा था 3, रिजल्ट आया लास्ट में 1, ये GOF होता है। और देखना लास्ट GOF4 का मान GF4, F4 का मान, F4 का मान तो ये आएगा एफ से ही, F1 F3 और F4 तीनों मान निकालने ना, तो GOF में भी GOF1 GOF3 और GOF4 निकलेंगे। अगर यार FOG निकालोगे तो FOG1 निकलेगा और FOG3 निकलेगा। GOF4, तो GOF4 और F4 का मान आ रहा है 1, तो G और F4 का मान हो गया 1, ये हो गया G1, और G1 का मान 3। तो ये हो जाएगा, रखा तो था 4 और आया क्या? 3। ये आ गया GOF फलन। तो ये होता है संयुक्त फलन। एफ ए से बी में परिभाषित होगा, जी बी से सी में परिभाषित होगा। एफ के ये मान, एफ पूरा दिया हुआ, मतलब F1 का मान 2 है, F3 का मान 5 है, F4 का मान 1 है। जी दिया हुआ, G1 का मान 3 है, G2 का मान 3 है, G5 का मान 1 है। लिख लो इसे। अब पहले क्या निकालना, आपको जी ऑफ निकालना ना, तो जी ऑफ किस किस का निकलेगा? 1 का, 3 का और 4 का। क्यों होगा? क्योंकि जी ओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है? ए से सी में। तो मान किसके रखने? ए वाले एलिमेंट के, सी वाले अपने आप आएंगे। तो ए के मान कौन कौन आएंगे? 1, 3, 5। तो जी ऑफ का आगे 1, 3 और 5 रखना है, लास्ट में अपने आप आएंगे, या तो आएगा 1 या आएगा 3। तो देखो इसमें 3 और 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कितना, 2 एलिमेंट है ये सी में, तो इसलिए। तो ये जो समुच्चय था, ये बी था, ये सी है, ये ए है और ये बी है। तो ये ए से बी में और ये बी से सी में होगा, तो जी ओ एफ ए से सी में ही तो होगा। मतलब जी ओ एफ में जो एलिमेंट रखेंगे वो कौन से होंगे? इसके रखने पड़ेंगे, और ये रखते ही डायरेक्ट कौन आएंगे? ये आएंगे, ये बीच वाले नहीं आएंगे। तो ये जी ओ एफ निकालना है। 2 नंबर का सवाल आता है। दूसरा क्वेश्चन, एफ जी एच आर से आर में दिए गए फलन है, तो सिद्ध करना आपको। एफ एक फलन दिया हुआ है आर टू आर में, जी भी फलन है वास्तविक संख्याओं का। LHS ले लेते हैं।
ये क्या है, फलन, और फलन में हमेशा यहाँ पर किसका एलिमेंट रखते हैं, प्रांत का। तो आप क्या रखोगे, प्रांत का कोई एलिमेंट रखोगे, एक्स। एक्स कोई भी वास्तविक संख्या है, एच क्या है, इसका प्रांत। किसका प्रांत है, एच का प्रांत। ये जो एलिमेंट होगा वो किसके प्रांत में होगा, एच के प्रांत में होगा। वैसे प्रांत सबके सेम है, परिसर सब प्रांत सब सेम है। एफ प्लस जी, आप इसको एच एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ओ हटा के। एफ एच एक्स प्लस जी, इसके साथ भी क्या आएगा, एच एक्स आएगा। और एफ एच एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ओ जी, एफ ऑफ एच एक्स, इसको लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स। तो एफ प्लस ओ जी, एफ प्लस जी ओ एच और एक्स आ रहा था तो ये आएगा। और अगर एक्स नहीं होगा तो सीधा सिंपल लिख सकते हैं आप। एलएचएस लेना नहीं है, ये निकाल दो सीधा मान। अगर इसका मान ये होता है तो फिर इसका मान एफ प्लस जी, इसका मान ये होगा। आपको ये सिद्ध करना था ये इसके बराबर होगा। तो ये फलन है, एच फलन है। एच के लिए पहले जो एलिमेंट होगा पर परिभाषित करने के लिए प्रांत से आएगा, तो आपने प्रांत का कोई एलिमेंट एक्स ले लिया। ए प्लस जी ओ एच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ को हटाओगे तो एच एक्स आ जाएगा सीधा। ये हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। और एफ एच एक्स को एफ ओ एच एक्स लिख सकते हैं, जी एच एक्स को जी ओ एच एक्स लिख सकते हैं। और एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स आएगा, और अगर यहाँ एक्स नहीं है तो बिना एक्स के से आ जाएगा। ये होगा पहला पार्ट। एफ जी ओ एच, ये सिद्ध होगा। एल एच एस लेंगे या फिर सीधा मान निकाल दो, एफ डॉट जी ओ एच, और एलिमेंट ले लो एक प्रांत का एक्स, इसका मान हो जाएगा एफ डॉट जी, और सीधा एच एक्स लिख सकते हैं, ओ को हटा के। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जी ओ एफ एक्स या फिर एफ ओ जी, इसको सीधा ही लिख सकते थे जी और एफ एक्स। इस वजह से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ओ हटा के। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट जी एच एक्स को एफ एच एक्स डॉट जी के साथ भी एच एक्स आएगा, और एफ के साथ में एच एक्स आएगा, तो इसको लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स। तो एफ डॉट जी ओ एच का मान निकालेंगे। यहाँ से एक्स हटा दो, यहाँ से भी हट जाएगा, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच।
इस तरह से करना। तो कुछ नहीं है, एक बार एक्स लेना साथ में, ओ हट जाएगा, एक बार तो एफ एच एक्स, एक बार जी एच एक्स, एफ एच एक्स को एफ ओ एच वापस ओ लगा के लिख सकते हैं, इसको भी लगा के लिख सकते हैं। और आपको ये सिद्ध करना था इसमें एक्स नहीं है, तो इधर एक्स नहीं होगा तो इधर भी एक्स नहीं होगा। इसमें आपको सिद्ध करना है एफ डॉट जी ओ एच का मान इसके बराबर, तो ये एक्स के साथ भी एक्स ले लिया प्रांत का कोई एलिमेंट, इसको हटाओगे तो ये बनेगा एफ डॉट जी एच एक्स, मतलब एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको वापस एफ ओ एच, इसको जी ओ एच लिख सकते हैं, एक्स हटा दोगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना, जबकि आपको दिया हुआ है पहले में एफ एक्स बराबर मापांक एक्स, आपको जी ऑफ भी निकालना है, एफ ओ जी भी निकालना, तो पहले आप ज्ञात करेंगे जी ओ एफ, उसके बाद ज्ञात करेंगे एफ ओ जी। जी ओ एफ, जब फलन एफ है तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स ही आएगा। यह आ जाएगा जी, और यह मान आ जाएगा एफ एक्स का। एफ एक्स का मान कितना होता है, जो भी कोष्टक में उसका मापांक, तो यहाँ कोष्टक में कौन है, एक्स है, मापांक एक्स। आप ज्ञात करेंगे जी का मान, जी का जो मान है वो है मापांक, जो भी कोष्टक में अंदर है उसको गुणा करना है 5 से, और माइनस क्या करना है 2, तो कोष्टक में कौन है, ये तो है। ये आएगा इसका मान, जी ओ एफ का मान मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी, और पहले एफ फलन लगेगा, एफ की परिभाषा है जो भी कोष्टक में आता है उसका क्या बन जाता है, मापांक, एफ हट गया। अब जी को हटाना, जी कब हटेगा, जी हटेगा तो ये मापांक लगेगा, मापांक लगने के बाद जो कोष्टक में है वो किससे गुणा होगा, 5 से, और उसमें से 2 घटेगा, मतलब यहाँ जो भी है उसको 5 को दो घटाना, 5 से गुणा करके और मापांक लगाना। तो यहाँ कोष्टक में कौन है, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, और फिर दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, मापांक, तो इस तरह से है। अब ये एफ ओ जी निकालो, पहली परिभाषा जी हटाना है, और जी कब हटेगा, ये रहा जी, ये जी हटाना है तो जो भी कोष्टक के अंदर है उस पूरे के लगेगा मापांक, कोष्टक में कौन है, एक्स। 5x माइनस, एफ हटाना, एफ कह रहा है जो भी कोष्टक के अंदर है उस पे क्या लगेगा, खाली मापांक, बाकी सेम लिखा जाएगा, ये लगा दिया मापांक, और फिर लिखेंगे मापांक में 5x माइनस 2। मापांक का मतलब होता है जो भी राशि ऋणात्मक है, चाहे धनात्मक है, धनात्मक रूप में लिखी जाएगी, तो मापांक एक बार लगाओ चाहे 2 बार लगाओ एक ही बात होती है, तो एक तरह से भी लिख सकते हैं।
क्योंकि ये पहले ही धनात्मक हो गई, मापांक लगने से दोबारा मापांक लगने का कोई भी अर्थ नहीं होता, ऑलरेडी धनात्मक ही है। ये होगा एफ ओ जी, वो होगा जी ओ एफ। बस इतना ही करना है। तो इसमें पहले जी ओ एफ एक्स, पहले एफ हल होगा। एफ का मान क्या होता है? एफ एक्स का मापांक एक्स। एफ में क्या होता है? खाली ओनली मापांक ही लगता है और कुछ नहीं होता। ये लग गया मापांक। अब बारी आई जी की। जी हटेगा तो क्या होगा? जो भी संख्या है वो 5 से गुणा होगी, और ये गुणा -2 करना है, और फिर क्या लगाना है? मापांक। तो ये मापांक ये तो पहले ही लगा हुआ था, ये 5 से गुणा होगा, 2 घटेगा, फिर ये मापांक। ऐसे। एक्स की घात 1/3 जी एक्स का मान है, एफ एक्स का मान है 8x³ है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे जी ऑफ एफ एक्स। जी रहेगा, जी की जगह यहाँ आएगा एफ एक्स का मान। एफ एक्स का मान है 8x³। जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान लिख दिया। जी एक्स क्या होता है? जो भी कोष्टक में है उसकी घात कितनी होगी? 1/3। तो जी जैसे ही हटेगा, ये 1/3 घात आ जाएगी। यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ एक्स है क्या? नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा 8x³। 8x³ का मतलब ये हो गया 2 की घात 3, ये हो गया x की घात 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इसकी घात 3, और घात ऊपर कितनी है? 1/3। जब घात के ऊपर घात होगी तो घाते हो जाएगी गुणा। क्या आएगा आंसर? ये जी ओ एफ का मान आएगा। जी ओ एफ मतलब जी, और यहाँ एफ एक्स का मान आएगा। एफ एक्स का मान आपको पता ही है, ये लिख दिया। अब ये कह रहा जी का भी हल करो, तो जी को हल करेंगे कब होगा जी हल? जब कोष्टक के अंदर जो भी संख्या उसकी घात 1/3 आए। तो कोष्टक में तो ये था, उसकी घात 1/3 आएगी। यहाँ एक्स आएगा, यदि यहाँ पे एक्स है और यहीं पे एक्स नहीं है, दूसरा कोई और है, तो यहाँ कोई और आएगा। ये घात है, ये निश्चित है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या अचर है, ये 1/3 ही रहेगा। अब ज्ञात करना आपको एफ ओ जी। जी एक्स का मान एक्स की घात 1/3। अब वापस आ गया फलन एफ। फलन एफ कहता है पहले आपको लिखना 8, और फिर जो भी कोष्टक में है उसकी घात कितनी करनी है? 3। 8 का कुछ नहीं करना, 8 तो इसमें लिखा हुआ तो इसमें भी लिखेंगे। जो भी कोष्टक के अंदर है उसकी घात करनी है 3। तो कोष्टक में कौन है?
ये तो है, यही आएगा यहाँ। एफ एक्स होता है 8x³ तो एफ एक्स के घात 1/3 होगा 8x के घात 1/3 और ऊपर घात वापस 3। ये सेम आएगा यहाँ। ये 8 चेंज नहीं होगा, वो 3 चेंज नहीं होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये तो अचर है। चेंज कौन होगा? खाली एक्स की जगह यहाँ जो रखोगे वो सेम यहाँ आ जाएगा बस। घात नहीं बदलेगी, गुणा नहीं बदलेगा, प्लस में कुछ लिखा हुआ है वो भी नहीं बदलेगा। इसमें भी बदलता कौन है? एक्स बदलता है, ये 1/3 नहीं बदलता कभी। यहाँ एक्स की जगह पूरा आ गया 8x³ तो ये 8x³ पूरा आएगा, ये नहीं बदलेगा। घात है ऊपर और घात है, घाते हो जाएगी गुणा। ये एफ और जी का मान आ गया, ये जी और एफ का। पांचवा सवाल, कारण सहित बताना है कि निम्न फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है। क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम है? ये कारण सहित बताना आपको। पहला फलन, प्रतिलोम किसका होगा? जो फलन एक एक ही होगा और आच्छादक होगा, समुच्चय ए से बी में परिभाषित होगा। अगर समुच्चय ए में और बी में अवयवों की संख्या समान है तभी क्या होता है? वो एक एक ही और आच्छादक होता है, अन्यथा होता नहीं। इसमें एक एलिमेंट, इसमें 3 है, पहले ही पता चल रहा है कि इसमें ज्यादा एलिमेंट है और उसमें कम है, तो ये एक एक ही तो हो सकता है, आच्छादक नहीं हो, एक एक ही भी नहीं होगा ये। चार भी है, और उसके बाद में एफ का मान भी दिया हुआ है, तो आपको तो पहले ही पता चल गया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक ही नहीं है। एफ का मान दिया हुआ है 1 2 3 4, F1 का मान 10 है, F2 का भी मान 10 ही होगा, F3 का भी मान 10 ही होगा, क्योंकि और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें जिससे संबंध हो सके। तो ये इस तरह से फलन दिया हुआ है। फलन आच्छादक तो है लेकिन एक एक ही नहीं है। ये फलन एक एक ही नहीं है, और जो एक एक ही नहीं होता है और आच्छादक नहीं होता उसका प्रतिलोम नहीं होता। दोनों ही होने जरूरी है, एक एक ही भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। तो ये एक एक ही नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस फलन का प्रतिलोम नहीं होगा, इसके व्युत्क्रम या प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते। यही कारण है इसका, एक एक ही नहीं है। शर्त क्या थी प्रतिलोम की? वो फलन होना चाहिए एक एक ही और होना चाहिए आच्छादक। दोनों ही होने चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर वो फलन प्रतिलोम नहीं है, तो ये फलन प्रतिलोम नहीं होगा। सेकंड, जी फलन है 5 6 7 8 से 1 2 3 4, और जी बना के देख लो।
जी 5 का मान कितना है? जी लिखा हो 5,4 मतलब 5 का संबंध है 4 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से, 6 का 3 से, 7 का वापस 4 से, और 8 का फलन एक एक ही है क्या? एक एक ही नहीं है, क्योंकि 5 और 7 अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन उन दोनों का जो प्रतिबिंब है वो क्या है? एक ही प्रतिबिंब है। अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब, सेम प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एक एक ही नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा क्योंकि इसका सप्रांत तो है 1 2 3 4 और इसका परिसर है 2 3 4, बराबर होंगे क्या? नहीं है। एक एक ही भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, इसलिए इसका भी प्रतिलोम नहीं होगा। तो कारण ये होगा, ये फलन एक एक ही नहीं था, ये एक एक ही भी नहीं था, आच्छादक भी नहीं है। 2 3 4 5 6 7 9 11 13। H2 3 4 और 5 इधर आएगा 7 9 11 13। 2 का रिलेशन 7 से, 3 का किससे? 3 का किससे? देखो फलन एक एक ही है क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग अलग, आच्छादक भी है क्योंकि उसमें कोई छूटा ही नहीं, जितना सप्रांत है उतना ही परिसर है। तो ये क्या होगा? इसका प्रतिलोम होगा, इन दोनों का प्रतिलोम नहीं होगा। तो ये पूछा क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम है, तो इसका प्रतिलोम नहीं होगा क्योंकि फलन एक एक ही नहीं है, इसका नहीं होगा, एक एक ही नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, वो एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करो कि f -1 to 1 है, इसका प्रांत और सप्रांत है r। -1 और 1 के बीच में आ रहा है प्रांत। x का मान -1 हो सकता है, -1 से बड़ा 0 या फिर 1, 0.1234 1 तक हो सकता है। एफ एक्स का जो मान है वो दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये दिया हुआ है एफ एक्स का मान। आपको सिद्ध करना है कि ये फलन एक एक ही है और फलन का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए जब ये परिसर में होता है। पहले सिद्ध करना है एफ एक एक ही है, तो एक एक ही सिद्ध करो। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मानते, एक्स वन और एक्स टू जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? प्रांत के होंगे। वो प्रांत कौन सा है? -1 से 1। एफ एक्स वन का मान आएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2। एफ एक्स टू का मान आएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। वज्र गुणन कर लो, x1 x2, इसको इससे किया, इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, x1 को x2 से और x1 को 2 से, x2 को 2 से। ये दोनों में सेम है, पक्षांतरण करते ही एक जीरो हो जाएगा, एक साइड में जुड़ेगा घटेगा।
इसमें भी गुणा में दो, इसमें भी गुणा में दो है, मतलब पूरे समीकरण में दो का भाग दोगे तो यहाँ बचेगा x1 और इधर बचेगा x। तो जब प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी क्या है, समान है। अगर अवयव अलग अलग होते और प्रतिबिंब सेम होते तो फिर एक एक ही नहीं है, तो ये फलन एक एक ही होगा। आच्छादक की बात करते हैं। ये सिद्ध करना था आपको, ये फलन एक एक ही है तो ये सिद्ध हो चुका है। अब आपको सिद्ध करना है, एफ दिया हुआ है सेकंड, एफ यहाँ दिया हुआ -1 से 1, यहाँ से दिया हुआ इसका, यहाँ सप्रांत की जगह क्या आ गया, परिसर। मतलब सप्रांत और परिसर दोनों क्या हो गए, सेम ही हो गए ना। एक एक ही तो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और ये कह रहा है एफ, अब आपका जो है वो यहाँ से आर में नहीं है परिभाषित, कहाँ परिभाषित हो गया, अपने परिसर में ही हो गया। और परिसर में ही हो गया, हमेशा यहाँ पर कौन सा आता है, कोई भी फलन परिभाषित होता है वो प्रांत से सप्रांत में होता है। और ये कह रहा सप्रांत की जगह परिसर लिख दिया, इसका मतलब सप्रांत और परिसर दोनों क्या हो गए, बराबर ही हो गए। कोई भी फलन अपने प्रांत से सीधा परिसर में परिभाषित है तो वो कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। सवाल बन गया एक नंबर का, यदि कोई फलन एफ प्रांत से परिसर में परिभाषित है तो वो किस प्रकार का होगा। एक एक ही लिखा हुआ आएगा तो जरूरी नहीं एक एक ही होगा या नहीं होगा। दूसरा आएगा आच्छादक, तीसरा आएगा एक एक ही आच्छादक, और चौथा आएगा ना एक एक ही ना आच्छादक। तो कौन सा होगा, आच्छादक तो होगा फिक्स है, क्योंकि आच्छादक की परिभाषा ही क्या होती है, सप्रांत बराबर परिसर। और ये फलन हमेशा परिभाषित होता है प्रांत से सप्रांत में, और ये कह रहा है सीधा परिसर ही आ गया यहाँ, और यहाँ परिसर आ जाता तो कैसा होता है, आच्छादक फलन होता है। एफ का परिसर बराबर किसके है, सह प्रांत। क्योंकि कोई भी फलन होता है वो परिभाषित होता है, एफ हमेशा प्रांत से ये होता है, जबकि ये कह रहा है प्रांत से परिसर, ये परिसर है। अब सप्रांत की जगह परिसर लिखा हुआ, मतलब दोनों सेम ही तो है। एफ कैसा होगा, आच्छादक होगा। एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना, जब एफ परिभाषित हो -1 to 1 से परिसर में, और एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है। यही तो था। तो ये फलन क्या होता है, हमेशा एक एक ही होता है, ये तो हम सिद्ध कर ही चुके हैं। ये आच्छादक भी हो गया, तो एफ एक एक ही आच्छादक है। एफ -1 to 1 से परिसर में और जो एक एक आच्छादक होता है उसका हम
प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोम ज्ञात कर लो। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको मानना होगा y बराबर एफ एक्स। y का मान लिख दो या एफ एक्स बराबर y लिख दो, एक ही बात है। एफ एक्स का मान x अपॉन एक्स प्लस 2। मान किसका ज्ञात करना है? x का। वज्र गुणन कर लो। x बराबर वाई एक्स प्लस 2y। x वाले सारे पद एक तरफ ले लो, उधर y है। अब x कॉमन ले लो। हमें निकालना f इनवर्स। जब एफ एक्स को y के बराबर रखेंगे और एफ इनवर्स ज्ञात करना, एफ इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करोगे तो ये तो बनेगा इधर खाली x, क्योंकि एफ और एफ इनवर्स जब आता है तो क्या आता है? खाली x ही आता है। और इधर बन जाएगा एफ इनवर्स y। ये लिखा हुआ एफ एक्स बराबर y। जब एफ एक्स बराबर y लिखा हुआ होता है, या फिर इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, एफ इनवर्स से अगर आप गुणा करेंगे एफ एक्स को तो ये होगा एफ इनवर्स एफ एक्स। एफ इनवर्स एफ ये होता है तत्समक फलन, और इसका मान वापस क्या आता है? एक्स ही आता है। तो यहाँ भी आपने लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर वाई। एफ इनवर्स से गुणा करोगे तो ये होगा एफ इनवर्स एफ और एक्स, तो ये तो एक्स ही आएगा, और इधर बन जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो ये एफ इनवर्स वाई के मान के बराबर होता है एक्स। तो एक्स का मान वापस यहाँ रख दो, एफ इनवर्स वाई। और अगर आपको एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है तो जहां जहां वाई लिखा हुआ वहां वहां एक्स लिख दो। ये एफ इनवर्स एक्स का मान आ गया, ये कहलाता प्रतिलोम फलन। तो किसी भी फलन को आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है तो पहले तो ये सिद्ध करना है वो एक एक ही होना चाहिए, दूसरी बात आच्छादक होना चाहिए। इसके बाद में आप मानोगे एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ से एक्स का मान जो आएगा कैसे आएगा? एफ इनवर्स को एफ से गुणा करने पर ये एफ इनवर्स और एफ और एक्स आएगा तो एक्स ही आएगा, और इधर बन जाएगा एफ इनवर्स वाई। ये एक्स का मान आया एफ इनवर्स के रूप में, लेकिन हमें यहाँ एक्स का मान वाई के रूप में निकालना पड़ेगा। एक्स का मान निकालने के लिए वज्र गुणन करेंगे, एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब एक तरफ। ये आएगा एक्स का मान। यहाँ से एक्स का मान फलन के रूप में ये आया था, यहाँ एक्स का रूप वाई के रूप में आएगा। इन दोनों को वापस बराबर कर दो, ये आ गया प्रतिलोम फलन। और अगर आपको कहेंगे एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करो, ये तो एफ इनवर्स वाई है, तो एक्स एक्स रख देना। एफ इनवर्स टी ज्ञात करना है तो 2t अपॉन 1 माइनस टी। एफ इनवर्स थीटा रखना है तो 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ये चार चेंज करना और कुछ नहीं करना। ये तो एक एक ही सिद्ध करना था। ये फलन एक एक ही है, चाहे सप्रांत वो रहो चाहे वहां परिसर हो, क्योंकि एक एक ही किस पर निर्भर करेगा? प्रांत पे। एफ की परिभाषा प्रांत से सप्रांत होती है, जबकि इसमें पहले ही परिसर आ गया तो ये बिना देखे ही क्या हो गया? आच्छादक हो गया। सप्रांत और परिसर बराबर है, एक ही बात है, सेम है। तो ये बराबर है मतलब आच्छादक है।
प्रतिलोम ज्ञात करना है तो एफ एक्स बराबर वाई रखो, एक्स का मान निकालो वाई के पदों में, वही एफ इनवर्स वाई है। ये लिखा हुआ एफ एक्स बराबर वाई, मतलब एक्स का प्रतिबिंब कौन है, वाई है। यहाँ लिखा हुआ एक्स, एक्स किसका पूर्व प्रतिबिंब है, वाई का पूर्व प्रतिबिंब है ना, जो पूर्व प्रतिबिंब होता है उसके क्या लगता है, इनवर्स लगता है, तो इसलिए एफ इनवर्स वाई कहेंगे उसको। इस तरह से होता है एफ एक्स बराबर वाई, दोनों तरफ हम एफ इनवर्स लेते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे ऐसे। इनवर्स ले लिए दोनों तरफ, इससे गुणा कर लिया। एफ इनवर्स एफ सेम फलन एक प्रतिलोम है और एक खुद है, तो वो होता है खाली एक्स, और यहाँ पे आएगा एफ इनवर्स वाई, इस वजह से हम एक्स को लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। सातवां क्वेश्चन, चौथा करवाना है, कोई बात नहीं, चौथा हो जाएगा अभी। चौथा सवाल, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3 6x माइनस 4। ये एफ ऑफ एफ एक्स लेना, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, एफ और यहाँ एफ एक्स। एफ एक्स की परिभाषा है, यहाँ एक्स लिखा हुआ तो ये एक्स गुणा होगा, कोष्टक के अंदर जो भी वो 4 से गुणा होगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 6 से गुणा होगा, फिर -4, वापस वही बात, एफ आ गया। जब भी एफ आता कोष्टक के अंदर वाला पहले 4 से गुणा होगा, फिर 3 जुड़ेगा, 4 से गुणा होगा, 6 घटेगा। ये परिभाषा है आपकी, पहली परिभाषा तो यही लग गई, एक्स एक्स आ गया। अब कोष्टक में पूरा ये है तो ये पूरा दोबारा आएगा, दोबारा कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, छह से गुणा होगा, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये इसमें देखो ये हर में लसअप आएगा, और ये ऊपर वाला तो गुणा होगा, गुणा कर लो, 4 चौक 16x प्लस 4 तेरी 12 प्लस लसअप आएगा 6x माइनस 4। गुणा हो गया 4x प्लस 3, और फिर प्लस ये इससे गुणा होगा, 6 3 18x माइनस का 4 3 12।
यही तो आएगा। ये आ गया लसअप, लसअप ले लिया, ये इससे गुणा होगा और ये तो वापस इसके नीचे कुछ नहीं है, एक ही तो आएगा लसअप। या फिर इससे गुणा कर दो वज्र गुणन करके, ये गुणा होगा 6 चौक 24, 6 तिरी 18, ये होगा 24x, और ये माइनस माइनस प्लस का 16, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा 18x प्लस का 16, 18 और 16, 16 दूना 32 और 2 34x, 12 से 12 कैंसिल, ये 16 माइनस प्लस का 18 प्लस का ये हो गया 34, 24x प्लस और 24x माइनस 0, इसका भाग इसी में दोगे बराबर आएगा x, और ये आपको सिद्ध करना था। समझ लो एक बार वापस, ये fx का मान है, जब भी x के साथ में fx निकालना होगा, वो x 4 से गुणा होगा, 3 जुड़ेगा, बट्टा में 6 से गुणा होगा, -4 होगा। ये 6 4 3 और 4 ये कभी भी अपनी जगह से नहीं बदलेंगे, बदलेगा कौन, x खाली, जैसे जैसे कोष्टक में आएगा वैसे वैसे बदलता जाएगा, कोष्टक के अनुसार लिखना। ये ज्ञात करना था एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ एफ बाहर लिख लिया, ये एफ एक्स है, एफ एक्स का मान हमें पता यही होता है, फिर वापस एफ आ गया और वापस एफ आया तो हमें पता है एफ का सूत्र 4, फिर जो भी है यहाँ एक्स की जगह आएगा, एक्स की जगह कौन आएगा, जो भी कोष्टक में वो पूरा आएगा दोबारा, पहली बार तो एक्स ही था खाली, तो एक्स ही आता था, अब वापस कोष्टक में एक्स ही है क्या खाली, नहीं है ना एक्स, ये पूरा है, ये पूरा कहाँ आएगा, इस एक्स की जगह, फिर आएगा +3, फिर इस x की जगह भी ये पूरा आएगा, क्योंकि ये जो फल ये किसका काम कर रहा है, चर का काम कर रहा है, और चर x y z जो भी है ये आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, मतलब यही आएगा वापस, आपको परीक्षा में खाली जगह नहीं छोड़नी समझने के लिए, ये सेम आ जाएगा। ये तो गुणा में है ना, गुणा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा तो हो ही जाएगा ऊपर वाला, ये लसअप आएगा और लसअप इसका भाग इसमें देंगे तो ये पूरा का पूरा 3 से गुणा होगा, ये उस 4 से गुणा होगा, गुणा कर लेना, हर से हर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 34x आएगा, बटा में खाली 34 आएगा, x बच जाएगा, और वही सिद्ध करना। सेम ही सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, आपको सिद्ध करना है व्युत्क्रमणीय है, मतलब एफ एक एक की और आच्छादक सिद्ध करना है, और फिर आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना, तो एक एक की आच्छादक तो आधा सवाल तो पूरा सेम ही है, सबसे पहले हम देखेंगे एक एक की, x1 और x2 जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, प्रांत के, और प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या, इसमें प्रांत और सह प्रांत दोनों ही वास्तविक है, इसलिए हम खाली प्रांत आर लिखेंगे, खाली आर नहीं लिखेंगे। एफ x1 का मान 4x + 3 है तो यहाँ आ जाएगा 1, एफ x2 का मान 4x2 + 3, 3 का पक्षांतरण करोगे गया 3 से 3, 1 - 1 + 0 हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा दोनों में,
अब देखेंगे अच्छा तक। आपको मानना y बराबर एफ एक्स, वाई का मान 4x+3 या एफ एक्स बराबर वाई ले सकते हो। हमें निकालना x का मान। अब देखना है y का मान वास्तविक संख्या रखो, वापस x वास्तविक आएगा क्या? तो y का मान कुछ भी रखो, यहाँ अपरिभाषित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सह-प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है। ये हमेशा वास्तविक संख्या आएगी, चाहे y का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ अच्छा तक होगा, यहाँ तक तो करते ही आए। एक्स का मान निकालेंगे, हमें वाई का मान रख के देखना है। वाई का मान वास्तविक रखना है, तो वास्तविक चाहे कुछ भी रखो, ये वास्तविक ही रहेगा। एक्स भी क्यों रहेगा? क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, पहली बात तो। अगर वर्गमूल का चिन्ह होता, एक्स बराबर वर्गमूल में कुछ आता, तो वर्गमूल वाली संख्या या तो 0 से बड़ी हो या फिर बराबर हो, छोटी नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी बात, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टा में y नहीं आना चाहिए, या y-1 या y-2 या y+2। बट्टा में y आएगा तो प्रॉब्लम होगी, बट्टा में y भी नहीं है। इसका मतलब अब आप y का मान कुछ भी रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होगा और ये फलन आच्छादक होगा। अब देखते हैं एफ इनवर्स। अतः एफ आच्छादक है और एफ आच्छादक है, इसलिए एफ का प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम निकालो, वही बात वापस। माना एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा? एफ इनवर्स वाई। एक्स का मान एफ इनवर्स वाई है और एक्स का मान हमने निकाला यहाँ, वो मान रखना वापस। कितना है? y-3/4। तो एफ का प्रतिलोम ये हो गया। वो एफ इनवर्स वाई में आया था, अगर आपको एफ इनवर्स एक्स में पूछे तो आप ऐसे लिख देना, वाई की जगह क्या रख देना? एक्स रख देना। दोनों ही प्रतिलोम है। एफ इनवर्स वाई वो होगा, एफ इनवर्स एक्स ये होगा, एफ इनवर्स जेड होगा तो z-3/4। तो चर बदल सकते हैं आप। यहाँ तक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिलोम ज्ञात करना है, एफ एक्स बराबर वाई मानना पड़ेगा, तो एक्स का मान क्या आएगा? एफ इनवर्स वाई आएगा, और एक्स का मान हम पहले निकाल चुके हैं, तो एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, वो हो गया प्रतिलोम। तो ये लिखो, तो यहाँ तक लिखो, ये भी सही है। लेकिन जब ऑप्शन वाला सवाल आएगा, 4 ऑप्शन, उसमें फिर ये वाई नहीं आएगा, उसमें एक्स आएगा, तो आपको वाई की जगह एक्स करना पड़ेगा। एफ का प्रतिलोम विद्यमान है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ व्युत्क्रमणीय है। मैंने कहा व्युत्क्रमणीय लिखो, चाहे प्रतिलोम ये लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ का प्रतिलोम विद्यमान है, एफ व्युत्क्रमणीय है, ऐसे भी लिख सकते हैं। व्युत्क्रमणीय होगा उसी का इनवर्स निकलेगा।
अगला सवाल। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। आर प्लस का मतलब क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो पहले देखेंगे कि ये इन्वर्सिबल है, मतलब फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा, फिर इसका व्युत्क्रम निकालना है। ये सवाल दिया है, सेम यही पूछा आपको, सिद्ध कीजिए ये फलन व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमणीय की शर्त है एक एक ही और आच्छादक। एक एक ही देख x1 तथा x2 क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याएं। fx1 का मान ये होगा, fx2 का मान ये होगा। जब दो धनात्मक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के वर्ग समान है तो वो संख्याएं भी क्या होती है? समान होती है। अगर ये धनात्मक नहीं होती, खाली वास्तविक ही होती, ऐसे आता तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो सकता था। x1 5 है और वो -5 है तो भी वर्ग 25 होगा, और 5 और 5 है तो भी 25 होगा। लेकिन इसमें माइनस की संख्या शामिल नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दो संख्याओं के वर्ग समान, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 4, 4 तो वैसे जुड़ा हुआ, इधर जोड़ दो, इधर जोड़, कैंसिल हो ही जाएगा। और फिर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर बचेगा, तो x1 बराबर x2 आएगा। क्यों आएगा? इसके कारण x1 और x2 किस में से लेंगे? इसमें से लेंगे। धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्याएं है, इसलिए दो दो धनात्मक संख्याएं उनके वर्ग समान है, तो फिर वो संख्याएं भी क्या है? समान है। ऐसा नहीं कह सकते आप ये तो माइनस का 2 था और ये 2 था, बराबर कैसे हुए? -2 इसमें शामिल ही नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। मैंने आपको कहा था एफ आर से आर है, और अगर घात सम है तो एक एक ही नहीं होगा, एन से एन है तो एक एक ही होगा, जेड से जेड है तो एक एक ही नहीं होगा। और ये कह रहा आर प्लस मतलब वापस वही धनात्मक आ गई, तो धनात्मक है तो दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्ग समान होने पर वो संख्या समान होती है। अगर ऐसा कहते दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर है तो वो संख्याएं भी बराबर होगी, ये गलत है। क्योंकि दो वास्तविक संख्या एक प्लस की भी हो सकती है और दूसरी
माइनस की भी हो सकती है, वर्ग तो समान है लेकिन वो दोनों समान नहीं हो सकती। इसके कारण ये फलन एक एक ही हुआ। अगर ये प्लस हटा देंगे तो फलन एक एक ही नहीं होगा। तो इस छोटे से प्लस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, एक एक ही हो गया फलन। अच्छा तक देखेंगे। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। माना एफ एक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर वाई। वाई किसका मान होता है, परिसर होता है ना वाई। और ये दिया हुआ एफ आर प्लस से सीधा यहीं से निकाल सकते हो आप। इसका परिसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, मतलब किसी भी संख्या का, वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। और 0 या 0 से बड़ा, उसमें 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 या 4 से बड़ा। तो इससे प्रांत और परिसर क्या हो गया, बराबर हो गया ना। क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का मान बड़ा या बराबर होता है किससे, 0 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान बड़ा या बराबर होगा किससे, 4 से। तो वाई का भी मान बड़ा होगा या बराबर होगा 4 से। इसका मतलब परिसर 4 से बड़ा या बराबर हो तो कैसे लिखते हैं, 4 या 4 से बड़ा। और बड़ा कितना हो सकता है, कितना ही हो सकता है, हमें नहीं पता कितना होगा बड़ा, अंदाजा नहीं लगा सकते। और यही क्या है, सप्रांत। सप्रांत और परिसर बराबर है, तो एफ कैसा है, अच्छा तक है। ये होगी। अब निकालेंगे प्रतिलोम। एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर वाई। एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा वाई माइनस 4, एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट। लेकिन हमें पता है एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है। ये रहा आर प्लस, प्रांत क्या है, आर प्लस, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या। तो एक्स का मान माइनस तो हो ही नहीं सकता, प्लस ही होगा वाई माइनस 4। और जो y माइनस 4 एक्स है, इसी को हम कहते हैं एफ इनवर्स वाई। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स वाई का मान। तो एफ इनवर्स एक्स निकाल लोगे, एक्स माइनस 4 का वर्गमूल। एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी आता है तो एक्स का मान प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। क्योंकि इस ये माइनस है, वर्क करोगे तो भी ये प्लस में आएगा, प्लस है तो भी वापस प्लस में आएगा। लेकिन आपको यहाँ धनात्मक ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये एक्स क्या है, प्रांत में से आएगा, और प्रांत क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो एक्स भी धनात्मक है, तो माइनस किस काम का, धनात्मक में होगा नहीं, हट जाएगा बस। ये एक एक ही तो आपको पता आता ही है, ये आच्छादक वाला और वो प्रतिलोम, 3 पार्ट हो गए।